हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड आज हम करने वाले हैं पेपर कोड BSOC 133 समाज शास्त्रीय सिद्धांत। पेपर कोड जरूर मैच कर लीजिएगा। जून सेशन वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। हम सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आज हम कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको चीज पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि अगर अभी तक आपने गैस पेपर को परचेज नहीं किया है, आपको गैस पेपर चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक ओपन नहीं भी होता है किसी भी कारणवश से, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं shop.hindustanknowledge.com। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। यहाँ पे सर्च सेक्शन में आपको जाना है और अपना गैस पेपर सर्च करना है, जो भी आपको लेना है। यहाँ से आपको सारे गैस पेपर मिल जाएंगे, आप ले सकते हैं। नोट्स, असाइनमेंट, गैस पेपर, कुछ भी आपको चाहिए आप इधर से ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी फिर भी अगर आपको आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। 9580033221 पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है या फिर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आगे की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन की अवधारणा एवं सामाजिक एकजुटता के प्रकारों पर दुर्खिम के विचारों की चर्चा कीजिए। यानी हमें दुर्खिम के विचारों की चर्चा करनी है श्रम विभाजन की अवधारणा और सामाजिक एकजुटता के प्रकारों पर, ठीक है। जब भी हम अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे 3 भागों में करेंगे। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना, फिर मुख्य बिंदु यानी मेन बॉडी, जो आप लिखेंगे मेन बिंदु, मुख्य बिंदु, और लास्ट में लिखेंगे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, ठीक है। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो एमिल दुर्खिम समाजशास्त्र के प्रमुख विचारकों में से एक थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर और सामाजिक एकजुटता की अवधारणा को विस्तार से समझाया है। उनके अनुसार समाज में श्रम विभाजन केवल आर्थिक कारणों से नहीं होता है, बल्कि यह समाज में एकता और व्यवस्था बनाए रखने का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। यानी जो दुर्खिम है वो एक बहुत प्रसिद्ध समाज शास्त्रज्ञ है। उन्होंने अपनी किताब में, अपनी पुस्तक में यह समझाया है कि समाज में श्रम विभाजन कैसा होता है, कैसा हो रखा है, कैसा होना चाहिए, क्या कारण है। और सिर्फ समाज विभाजन किसी एक मुद्दे पर नहीं है, बल्कि समाज की एकता व्यवस्था को भी बनाए रखने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्य बिंदुओं पर आता है श्रम विभाजन की अवधारणा। श्रम विभाजन का अर्थ है कि समाज में विभिन्न व्यक्तियों को उनकी योग्यता, क्षमता और कार्यों के अनुसार अलग अलग कार्य सौंपा जाना। यानी जैसे हम कहते हैं कि कुम्हार का कार्य जो होता है वो बर्तन बनाने का होता है, सुनार का काम जो होता है वो सोना चांदी या ज्वेलरी बनाने का काम होता है। तो ये जो कुछ लोहार जो होता है लोहे की चीजें बनाता है। तो ये समाज में कार्य कैसे विभाजित हुए, तो ये विभाजित है उनकी योग्यता, क्षमता और वो क्या कार्य करते हैं उनके अनुसार। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन समाज की आवश्यकताओं के कारण विकसित होता है। यानी हम देखते हैं कि श्रम विभाजन जो है एक जैसे जैसे लोगों की आवश्यकताएं हैं, जैसे जैसे समाज की आवश्यकता है उस हिसाब से आता है। इसमें कार्यों में विशेषज्ञता आती है। यानी जब हम देखते हैं कि इस कार्यों में धीरे धीरे विशेषज्ञता यानी आप स्पेशलाइजेशन हो जाता है। आप किसी काम में, जैसे आप एक अगर आप डेली पढ़ाते हो तो आप एक टीचिंग लाइन में बहुत अच्छे हो जाते हो, या फिर अगर आप कोई और काम करते हो तो उस लाइन में आप अच्छे हो जाते हो। उत्पादन और कार्य कुशलता बढ़ती है। यानी इसमें धीरे धीरे उत्पादन भी बढ़ता है और कार्य कुशलता भी बढ़ती है। लोग एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। यह समाज में सहयोग और सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है। यानी हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक जैसे मैं निर्भर हूँ, अगर मुझे एक मिट्टी का बर्तन चाहिए तो मैं कुम्हार के कार्य पर निर्भर करती हूँ, या फिर अगर मुझे कोई लोहे की वस्तु चाहिए तो मैं लोहार पर निर्भर करती हूँ। इसी तरीके से अगर किसी को किसी की वस्तु की आवश्यकता है तो वो दूसरे पर निर्भर हो जाता है। इससे धीरे धीरे निर्भरता भी बढ़ती है। दुर्खिम का मानना था कि जैसे जैसे समाज आधुनिक और जटिल होता जाता है, श्रम विभाजन भी बढ़ता जाता है। यानी धीरे धीरे श्रम विभाजन और बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम आधुनिक होते जा रहे हैं।
सामाजिक एकजुटता। सामाजिक एकजुटता का अर्थ है समाज के सदस्यों के बीच एकता, सहयोग और आपसी संबंधों की भावना। दुर्खिम ने सामाजिक एकजुटता को दो प्रमुख प्रकार बताए हैं। यानी हम कहते हैं कि समाज के बीच एकता, सहयोग और आपसी संबंध को हम समाज में एकजुटता का नाम देते हैं। इसके दो प्रकार दुर्खिम ने बताए हैं। पहला है यांत्रिक एकजुटता। यह एकजुटता का मुख्य रूप से पारंपरिक और सरल समाजों में पाई जाती है, यानी बिल्कुल सरल समाजों में यह पाई जाती है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? सभी लोग लगभग समान कार्य करते हैं, यानी एक जैसे कार्य करते हैं। समान धर्म, संस्कृति और परंपरा की होती है, यानी यहाँ पे जो धर्म होता है, संस्कृति होती है, परंपराएं होती है, वो समान होती है। सामूहिक चेतना बहुत मजबूत हो जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम होती है और कानूनी दंडात्मक होते हैं, यानी जो दंड होता है वो कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होता है। उदाहरण के लिए ग्रामीण समाज या जनजातीय समूह, यानी हम देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर जनजाति में ऐसे कानून होते हैं, या फिर गांव के लेवल पर हम ये काम देखते हैं। शहरों में किसी को किसी से इतना मतलब नहीं होता है, लेकिन गांव में जो है समाज बहुत एक दूसरे से जुड़ा होता है। जैविक एकजुटता, जब यह आधुनिक और औद्योगिक समाज की विशेषता है, यानी आज के समाज की हम विशेषता जैविक एकजुटता में देख सकते हैं। इसकी मुख्य विशेषता है श्रम विभाजन अधिक होता है, यानी इसमें कार्य को ज्यादा विभाजित किया जाता है। उसमें क्या होता था कि एक समान जैसे कार्य करने वाले लोग अधिक होते थे। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग कार्य करता है। जैसे अगर आप किसी मार्केट में चले जाओ शहर के, तो उसमें सब व्यक्ति अलग अलग कार्य करते हैं। वहीं अगर आप किसी पर्टिकुलर जनजाति या किसी जगह पे जाओ, तो वहां पे लगभग कुछ लोग समान ही कार्य करते हैं। लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक होती है और कानूनी सुधारात्मक यानी रेस्टिट्यूटिव लॉज यहाँ होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं आधुनिक शहर, उद्योग और कार्यालय। श्रम विभाजन और सामाजिक एकजुटता का संबंध। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन समाज में केवल कार्यों का बंटवारा नहीं करता है। वो मानते हैं कि श्रम विभाजन सिर्फ कार्य को नहीं बांटता है, बल्कि लोगों के बीच परस्पर निर्भरता बढ़ाकर सामाजिक एकता स्थापित करता है। आधुनिक समाज में डॉक्टर, शिक्षक, किसान, इंजीनियर, व्यापारी, अन्य सभी अपने अपने कार्य करते हैं, लेकिन एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यह परस्पर निर्भरता जैविक एकजुटता को जन्म देती है। यानी हम देखते हैं कि हमें अगर चिकित्सा चाहिए तो हम डॉक्टर पर निर्भर हैं, शिक्षा चाहिए तो हम शिक्षित पर निर्भर हैं, हमें अगर अन्न चाहिए तो हम किसान पर निर्भर हैं। यानी हम, और जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम उन पर निर्भर है, वो भी हम पर निर्भर है। अगर मान लो हम कोई चीज सामान खरीदने जाते हैं, तो वो पैसे या धन उन्हें हम देते हैं, तो वो उसके लिए निर्भर है। यानी एक दूसरे पर हम निर्भर हो रहे हैं, जो हमारी जैविक एकजुटता को जन्म देता है। दुर्खिम के विचारों का महत्व। समाज में एकता और व्यवस्था को समझने में सहायता मिलती है। आधुनिक समाज में श्रम विभाजन की भूमिका स्पष्ट होती है, यानी हम देखते हैं कि इससे एकजुटता बढ़ती है और श्रम विभाजन की जो व्यवस्था है वो हमें स्पष्ट होती है। समाज शास्त्र में सामाजिक संरचना और सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन का आधार प्रदान करती है। यानी हम देखते हैं कि इसकी संरचना, समाज की कैसी संरचना होगी, कैसा परिवर्तन यहाँ होगा, उसका आधार हमें मिलता है। हम कैसे उसे अध्ययन कर सकते हैं। समाज में औद्योगिक और वैश्विक समाज को समझने में उपयोगी सिद्धांत हमें प्राप्त होते हैं। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। निष्कर्ष के बिना क्वेश्चन बिल्कुल अधूरा है, चाहे आप 2 लाइनों का लिखा चाहे 4 लाइनों का, निष्कर्ष जरूर लिखना है। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक एकता का आधार है। पारंपरिक समाज में यांत्रिक एकजुटता समानता पर आधारित होती है, जबकि आधुनिक समाज में जैविक एकजुटता परस्पर निर्भरता पर आधारित होती है। इसलिए श्रम विभाजन समाज की प्रगति, सहयोग और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। यानी हम देखते हैं कि जब हम गांव या किसी एक समान समाज की बात करते हैं, वहां यांत्रिक एकजुटता हमें देखने को मिलती है, और जहां हम आधुनिक समाज की बात करते हैं, वहां हमें जैविक एकजुटता देखने को मिलती है। आई होप क्वेश्चन समझ आ गए हो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ये स्लो भी लगे तो आप इसमें अपनी स्पीड जो है ऑप्शन होता है सेटिंग में, वहां से जाके स्पीड अप कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। आदर्श प्रारूप क्या है, यानी आदर्श प्रारूप से आप क्या समझते हैं, क्या आपको इसकी परिभाषा बतानी है। आदर्श प्रारूप के रूप में नौकरशाही पर वेबर के विचारों की चर्चा की जाए। वेबर इस पर क्या विचार रखते हैं उसके बारे में हमें बताना है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। जर्मनी समाज शास्त्र मैक्स वेबर ने समाज को समझने के लिए आदर्श प्रारूप की अवधारणा प्रस्तुत की है। यह वास्तविकता का सही चित्र नहीं है, सही चित्र नहीं होता है, यानी हम देखते हैं वास्तविकता का सही चित्र इसमें नहीं मिलता है, बल्कि यह सामाजिक संस्था या प्रक्रिया के प्रमुख गुणों की एक आदर्श और विश्लेषणात्मक मॉडल होता है। यानी हमें इनके जो
आदर्श प्रारूप है इसके अंदर हमें किसी वास्तविकता का चित्र नहीं मिलता है, बल्कि आदर्श विश्लेषणों का हमें पूरा लेखा जोखा मिलता है। वेबर ने नौकरशाही को आदर्श प्रारूप के रूप में प्रस्तुत किया है और बताया है कि यदि प्रशासन इन सिद्धांतों पर चले तो वह अधिक प्रभावी और निष्पक्ष व्यवस्था होगी। यानी हम देखते हैं कि अगर एक व्यवस्था के हिसाब से चले तो एक हम देख सकते हैं कि एक निष्पक्ष व्यवस्था हमें मिल सकती है। आदर्श प्रारूप का अर्थ क्या है? तो आदर्श प्रारूप एक मानसिक और वैचारिक मॉडल है। यह कोई एक वास्तविकता नहीं है, यह एक मानसिक और वैचारिक मॉडल है जिसे किसी समाज की घटना को समझने और उसकी तुलना करने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य यह बताना नहीं है कि वास्तविकता बिल्कुल ऐसी ही है, बल्कि यह दिखाना है कि सभी आवश्यक विशेषताएं पूरी तरह मौजूद हो और वह संस्था कैसी दिखाई देगी। यानी ये इसमें किसी भी वास्तविकता को नहीं बताया, बस एक काल्पनिक, एक वैचारिक, एक मानसिक चित्रण बनाया है जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि एक व्यवस्था कैसी दिखाई देगी अगर हम उसको सही व्यवस्थित करें। तो वेबर के अनुसार नौकरशाही का आदर्श प्रारूप। वेबर ने नौकरशाही को आधुनिक प्रशासन का सबसे प्रभावी और तर्कसंगत रूप माना है। यानी नौकरशाही जो है एक प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। उनके प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है कार्यों का स्पष्ट विभाजन। प्रत्येक कर्मचारी का कार्य पहले से निश्चित होता है, इसमें भ्रम कम होता है और कार्य कुशलता बढ़ती है। यानी कार्य इसमें स्पष्ट और पारदर्शी होता है। पदानुक्रम। नौकरशाही में उच्च और निम्न अधिकारियों की स्पष्ट व्यवस्था होती है। यानी सबसे ऊपर कौन होगा, फिर उसके नीचे कौन अधिकारी काम करेगा, यह स्पष्ट होता है। प्रत्येक कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी जो भी पद पर होता है वह अपने वरिष्ठ यानी अपने ऊपर वाले पद के जो अधिकारी है उनके प्रति उत्तरदायी होता है। नियमों के अनुसार कार्य करना। सभी निर्णय लिखित नियमों और कानूनों के आधार पर लिए जाते हैं। इससे मनमानी और पक्षपात की संभावना बहुत कम हो जाती है। योग्यता के आधार पर नियुक्ति। ये जब हम देखते हैं कि नौकरशाही में जो है योग्यता के आधार पर नियुक्ति होती है, यानी इस और नियमों का ये लोग पालन करते हैं, ये नियम से बंधे होते हैं। कर्मचारियों की नियुक्ति शिक्षा परीक्षा योग्यता के आधार पर होती है। जैसे हम अभी भी एसएससी एग्जाम्स या फिर रेलवे एग्जाम्स या फिर यूपीएससी एग्जाम्स देखते हैं, यानी जितने भी पदाधिकारी हैं उनको उनकी परीक्षा शिक्षा और योग्यता के आधार पर चुना जाता है, ना कि व्यक्तिगत संबंध या सिफारिश। यानी किसी की सिफारिश नहीं लगती है या फिर ना ही कि किसी का बेटा अगर कोई बड़े पद पर है तो उसका बेटा भी उसी पद पे होगा। जी नहीं, आपको उसकी योग्यताओं से खरे उतरना होगा, शिक्षा प्राप्त करनी होगी, परीक्षा देनी होगी। लिखित अभिलेख। सभी कार्यों और निर्णयों का लिखित रिकॉर्ड रखा जाता है जिससे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बना रहता है। यानी हर चीज जो है ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, स्पष्ट है। अव्यक्तित्वता। यानी हम देखते हैं कि अव्यक्तित्व क्या है? अधिकार सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करते हैं। यानी जितने भी अधिकारी हैं वो सभी लोगों को समान मानते हैं, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है। व्यक्तिगत भावनाओं या रिश्तों का निर्णय पर प्रभाव इससे नहीं पड़ता है। यानी हम किसी भी, मैं ये नहीं कह सकते कि अगर कोई अपराधी किसी पदाधिकारी का रिश्तेदार है तो उसके लिए नियम अलग होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए समान होंगे। पूर्णकालिक और पेशेवर कर्मचारी। नौकरशाही में कर्मचारी प्रशासन को अपना पूर्णकालिक व्यवसाय मानते हैं तथा वेतन पदोन्नति की व्यवस्था भी मिलती है। यानी आपका प्रमोशन और वेतन वगैरह भी इसमें व्यवस्थित होता है। नौकरशाही के लाभ क्या होते हैं? प्रशासन में दक्षता और गति आती है। यानी हम देखते हैं कि इसमें और अधिक एजुकेटेड लोग इसमें होते हैं जो सही निर्णय ले सकते हैं। निष्पक्ष और समन्वय व्यवहार सुनिश्चित होता है। कार्यों में अनुशासन और स्पष्टता बनी रहती है। उत्तरदायित्व और पारदर्शिता बढ़ती है। बड़े संगठनों का संचालन आसान हो जाता है। यानी जो बड़े संगठन है वो सीधे संपर्क नहीं कर सकते, जो नौकरशाही पर निर्भर होते हैं, नौकरशाही उनके काम को आसान कर देते हैं। पर नौकरशाही की सीमाएं भी हैं। या अत्यधिक नियमों के कारण कार्य में देरी होती है। यानी हम देखते हैं कि कई बार जो सिस्टम है उसमें देरी हो जाती है। कई बार जब हम देखते हैं कि कुछ समय बाद हमें न्याय मिलता है तो उसमें कई बार हमें देरी देखने को मिलती है क्योंकि वो नियम कानूनों से बंधे होते हैं। लाल फीताशाही यानी बढ़ती जा रही है। यानी लाल फीताशाही बढ़ती जा रही है। कर्मचारियों में लचीलापन और रचनात्मक कम हो गई है। जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता भी कम हो गई है। यानी हम देखते हैं कि देरी की वजह से कई बार जनता को नकारात्मक
एकरूपता भी देखने को मिलती है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। वेबर का आदर्श प्रारूप समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक उपकरण है। उन्होंने नौकरशाही के आदर्श प्रारूप के रूप में प्रस्तुत किया है। यह बताता है कि प्रशासन नियमों, योग्यता, अनुशासन और निष्पक्षता के आधार पर चलना चाहिए। यद्यपि व्यवहार में पूरी तरह आदर्श नौकरशाही संभव नहीं है, फिर भी वेबर यह मॉडल आज भी आधुनिक प्रशासन और संगठन के अध्ययन महत्वपूर्ण आधार माना है। अध्ययन का इन्होंने महत्वपूर्ण आधार से माना है। उनका मानना है कि ये जरूरी नहीं है कि नौकरशाही बिल्कुल आदर्श व्यवस्था पर चल सके, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके सकारात्मक पहलुओं के बारे में एक मानसिक चित्रण बनाने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक तथ्य क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताओं की उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। यानी हमें सामाजिक तथ्यों के बारे में बताना है और उसकी जो विशेषताएं हैं उनको उदाहरण सहित समझाना है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। सामाजिक तथ्य की अवधारणा प्रसिद्ध समाजशास्त्री एवं दुर्खिम ने दी थी। उनके अनुसार समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि समाज में कुछ ऐसे नियम, मान्यताएं, परंपराएं और संस्थाएं होती हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है। यानी हम कहते हैं, ये जो एमएल दुर्खिम जी हैं, इन्होंने बताया, ये बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं और इस सामाजिक तथ्य का अवधारणा भी इन्होंने ही प्रसिद्ध की है। इनका मानना है कि जो समाज में व्यक्ति है वो समूह, व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह ऐसी मान्यताओं, परंपराओं, संस्थाओं का समूह है जो उसे नियंत्रित करता है, जिसे व्यक्ति नियंत्रित करते हैं। इन्हीं को सामाजिक तथ्य कहा गया है। सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाहर होते हैं और व्यक्ति को पर अपना प्रभाव डालते हैं। सामाजिक तथ्य का अर्थ समझ लेते हैं। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य के विचार, नियम, मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज और संस्थाएं और जो व्यक्ति से बाहर होते हैं, ये जो सब होते हैं, ये व्यक्ति इन सब से मिलकर समाज को निर्माण करता है, उनके व्यवहार को नियंत्रित और प्रभावित करता है। जो ये रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, नियम है, ये समाज में व्यक्तियों को प्रभावित, उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए कानून, विवाह की प्रथा, शिक्षा व्यवस्था, धर्म, भाषा, नैतिक नियम आदि समाज के ये प्रमुख तथ्य हैं। यानी विवाह के कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, धर्म विभाजित किए गए हैं, शिक्षा व्यवस्था को बनाया गया है, कानून व्यवस्था को बनाया, ये सब जो है समाज को प्रभावित करते हैं। सामाजिक तथ्यों की प्रमुख विशेषताएं। बाह्यता, यानी सामाजिक तथ्य व्यक्ति के बाहर मौजूद होता है। यानी जो सामाजिक जितने भी तत्व व्यक्ति के बाहर हैं, व्यक्ति के जन्म से पहले ये समाज विद्यमान रहते हैं और उनके बाद भी। यानी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के दुनिया में आने से पहले भी ये समाज व्यवस्थित था और उसके बाद भी ये व्यवस्थित रहता है और उसके रहते हुए भी उसी व्यवस्था का कार्य इसमें देखने को मिलता है। यानी व्यक्ति से बाहर ये सारे कार्य होते हैं, जैसे हिंदी भाषा, विवाह परंपराएं, विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था। बाध्यकारी शक्ति। सामाजिक तथ्य व्यक्ति पर नियमों का पालन करने का दबाव डालते हैं। यानी समाज में कुछ ऐसे नियम आप भी देखते हैं, इसमें आप उदाहरण भी डाल सकते हैं कि बहुत सारे नियम हैं जो समाज में, जैसे शिक्षा के प्रति या विवाह के प्रति, वो हमें निभाने होते हैं। ये समाज जो है व्यक्ति पर एक दबाव डालने का कार्य करता है। यदि कोई व्यक्ति इनका पालन नहीं करता है तो सामाजिक या कानूनी दंड मिलता है, यानी समाज से उसे बहिष्कृत कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाना या सामाजिक परंपराओं को उल्लंघन करने पर आलोचना। यानी अगर आप कोई गलत कार्य करते हो तो आपको जुर्माना देना पड़ता है। कई बार अगर आप हेलमेट लगा के नहीं गए हो, वो एक कानूनी व्यवस्था है, तो अगर आप आपको उसके लिए चालान काटा जाता है, या फिर आप समाज की किसी परंपरा का उल्लंघन कर रहे हो तो आपको उससे बहिष्कारित कर दिया जाता है। सार्वभौमिकता। सामाजिक तथ्य किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता है, बल्कि समाज के अधिकांश लोग उन्हें स्वीकार करते हैं और उनका पालन करते हैं। यानी कोई एक व्यक्ति समाज में सीमित नहीं होता है, ये पूरे अधिकांश यानी बहुत सारे समूह है, बहुत सारे लोगों के लिए होता है, जिसका सभी को पालन करना होता है। जैसे त्योहार मनाना, बच्चों की शिक्षा दिलाना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये पूरे देश के लिए जो है कानून है, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। सामूहिक प्रकृति। सामाजिक तथ्य पूरे समाज की सामूहिक चेतना और साझा विश्वासों से उत्पन्न होते हैं, ना कि किसी एक व्यक्ति की इच्छा से। यानी कोई भी अगर बदलाव होगा तो किसी एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं होगा, बल्कि पूरे समाज या समूह के
साथ किया जाएगा। जैसे स्वतंत्रता दिवस का उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है। राष्ट्रीय गान के समय सम्मान पूर्वक खड़ा होना ये पूरे राष्ट्र के लिए नियम है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका ये कर्तव्य है कि अगर आप राष्ट्रीय गान सुन रहे हैं तो उसे सम्मान पूर्वक खड़े होकर सुनना होता है। वस्तुनिष्ठता, सामाजिक तथ्यों का अध्ययन वैज्ञानिक और निष्पक्ष तरीके से किया जा सकता है। इन्हें व्यक्तिगत भावनाओं से अलग रखकर समझना चाहिए, यानी ये तथ्य जितने भी हैं निष्पक्ष हैं, वैज्ञानिक हैं, इन्हें हमें अपने व्यक्तिगत स्वभाव से अलग रखना होगा। जैसे अपराध दर, आत्महत्या दर, जनसंख्या वृद्धि, विवाह दर, ये सब जो है हमारे व्यक्तिगत भावनाओं से अलग है, लेकिन हमें इसमें वैज्ञानिक निष्पक्षता रखनी होती है। स्थायिता, सामाजिक तथ्य अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। इनमें परिवर्तन धीरे धीरे सामाजिक बदलावों के साथ होता है, यानी धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता है। जैसे परिवार, संस्था और शिक्षा व्यवहार समय के साथ बदलते हैं। जो भी जैसे हमारी शिक्षा में अब काफी बदलाव आ चुका है, वो धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे बदली है, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं होती है, यानी व्यवस्था जो है समाप्त नहीं होती है, धीरे धीरे परिवर्तन आता है। सामाजिक तथ्य के कुछ उदाहरण हैं कानून और संविधान, विवाह और परिवार संस्थाएं, धर्म और धार्मिक परंपराएं, भाषा और संस्कृति, शिक्षा प्रणाली, नैतिक मूल्य और सामाजिक रीति रिवाज। ये उसके कुछ उदाहरण हैं जो समय के साथ जो ये सामाजिक तथ्य है, जो व्यक्ति है इनके साथ साथ चलता है, इन पर निर्भर होता है, जो व्यक्ति के आने से पहले भी और बाद में भी मौजूद रहते हैं। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। दुर्खिम की सामाजिक तथ्य की अवधारणा समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है, यानी उनकी जो अवधारणा है ये अन्य सामाजिक शास्त्र के अवधारणाओं में से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताती है कि समाज के नियम, परंपरा, संस्थाएं व्यक्ति के व्यवहार को दिशा देती हैं और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए सामाजिक तथ्य का अध्ययन समाज को वैज्ञानिक रूप से समझने में प्रभावी माध्यम है, यानी सामाजिक तथ्य जितने भी हैं इनको हम समाजशास्त्र में पढ़ने, एक व्यक्ति के वैज्ञानिक भाव को समझने में मदद करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन बौद्धिक प्रभावों की चर्चा कीजिए जिन्होंने दुर्खिम के कार्यों को आकार दिया है, यानी उन बौद्धिक प्रभाव बताने हैं जिसने उनके कार्यों को आकार दिया है, एक व्यवस्था बनाई है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। एमिल दुर्खिम आधुनिक समाजशास्त्र के एक प्रमुख संस्थापक में से एक हैं। उन्होंने समाज को एक स्वतंत्र और वैज्ञानिक अध्ययन का विषय माना है, यानी समाज जो है स्वतंत्र और वैज्ञानिक अध्ययन का एक विषय है, ऐसा उन्होंने माना है। उनके विचार अचानक विकसित नहीं हुए हैं, बल्कि उनके दार्शनिक, समाजशास्त्री और ऐतिहासिक परंपराओं से प्रभावित होते हैं। इन बौद्धिक प्रभावों ने उनके समाजशास्त्री सिद्धांतों को मजबूत आधार प्रदान किया है। ऑगस्ट क्राम्ट के प्रभाव, ऑगस्ट क्राम्ट के सामाजिक शास्त्र का जनक माना जाता है। इन्होंने अप्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया है। उनके अनुसार समाज का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से होना चाहिए। दुर्खिम ने भी इसी विचार को अपनाया है और समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित किया है, यानी दुर्खिम ने भी उनके विचारों को माना है, उनके विचारों को अपनाया है और दुर्खिम के जो विचार हैं उनको प्रभावी बनाने में मदद मिलती है। मोंटेस्क्यू के प्रभाव। मोंटेस्क्यू ने बताया कि समाज की संस्थाएं जलवायु, संस्कृति और सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं। दुर्खिम ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए समाज को एक संगठित व्यवस्था माना है, जहां विभिन्न संस्थाएं मिलकर समाज को स्थिर बनाती है, यानी उन्होंने माना है कि जो समाज है वो एक जलवायु, सांस्कृतिक, सामाजिक परिस्थितियों पर प्रभावित होता है और दुर्खिम ने भी इनके विचार को माना है। रूसो का प्रभाव। रूसो ने सामाजिक अनुबंध और सामूहिक इच्छा की अवधारणा प्रस्तुत की है। दुर्खिम ने इसे प्रेरणा लेकर सामूहिक चेतना का सिद्धांत विकसित किया, जो समाज में एकता और नैतिक व्यवस्था को बनाए रखता है, यानी उन्होंने रूसो के जो विचार हैं उनसे भी प्रभावित होकर अब सामूहिक चेतना का सिद्धांत विकसित किया है। हर्बर्ट स्पेंसर का प्रभाव। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की तुलना में जीवित शरीर से की है, यानी उन्होंने समाज की तुलना एक जीवित शरीर, एक जीवंत शरीर से की है। दुर्खिम ने इन विचारों
को स्वीकार किया कि समाज के विभिन्न भाग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन उन्हें समाज को केवल जैविक उदाहरणों से समझने का विरोध किया है। यानी सिर्फ हम जैविक उदाहरणों से ही समाज को नहीं समझ सकते, सामाजिक तथ्यों पर अधिक बल दिया है। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सामाजिक तथ्य पढ़े थे, उन पर उन्होंने अधिक बल दिया है। औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के कारण समाज में बड़े परिवर्तन हुए, पारंपरिक मूल्य कमजोर हुए और सामाजिक अस्थिरता बढ़ी। इन परिस्थितियों ने दुर्खिम को सामाजिक एकता, श्रम विभाजन, अराजकता जैसी अवधारणाओं पर कार्य करने की प्रेरणा दी। यानी जब हम देखते हैं कि इतनी सारी क्रांति हुई जिससे वातावरण बदल गया, समाज में अस्थिरता आ गई, कमजोर पड़ गया सब कुछ, अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ गई, उस समय जो समाज को एक लाने में, श्रम विभाजन में, अराजकता में, समाज के तथ्यों में काम करने पर जो है दुर्खिम को प्रेरणा मिली, उससे वो प्रेरित हुए। जर्मनी मनोविज्ञान और नैतिक दर्शन का प्रभाव। जर्मनी विचारकों के मनोविज्ञान और नैतिक दर्शनों से भी दुर्खिम को प्रभावित किया। उन्होंने माना कि समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि उनकी नैतिक शक्ति, सामूहिक चेतना होती है जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है। उनका मानना था कि सिर्फ उनका मानना था कि व्यक्ति कोई समूह नहीं है, उनकी सामूहिक चेतना और नैतिक शक्तियों को उन्होंने विकसित किया है, नियंत्रित किया है, जो व्यक्ति को व्यवहार को नियंत्रित करती है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रभाव। 19वीं शताब्दी में विज्ञान की प्रगति में दुर्खिम को प्रभावित किया है। उन्होंने समाजशास्त्र के निरीक्षण की तुलना और तथ्य आधारित शोध का प्रयोग किया है। उन्होंने ऐसे रिसर्च का प्रयोग किया जिन्होंने तुलना की हो और निरीक्षण किया हो, यानी बहुत ज्यादा डीप उन्होंने एनालाइज किया है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द रूल ऑफ साइकोलॉजिकल मेथड्स, सामाजिक तथ्य और मनोवैज्ञानिक अध्ययन पर विशेष बल उन्होंने दिया है। अंदर उन्होंने जो बुक है द रूल ऑफ साइकोलॉजिकल मेथड, उन्होंने इसमें इन वैज्ञानिक तथ्यों पर अध्ययन पर विशेष बल दिया है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। दुर्खिम के विचार अनेक बौद्धिक स्रोतों से विकसित हुए हैं। कांट के और अन्य जितने भी प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे, उनके विचारों से उन्होंने प्रेरणा ली। क्रांतिकारी जो फ्रांस की क्रांतियां हुई हैं, सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, उन्होंने गहराई से उन्हें समझा, उनका निरीक्षण किया, उसके बाद अपने जो विचार हैं उनको प्रकट किया है। और दुर्खिम ने एक बहुत बढ़िया समाज शास्त्र के एक वैज्ञानिक और स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापना करने में सफल वो हुए हैं। निष्कर्ष के साथ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आपको गेस्ट पेपर्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो इस नंबर पे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो ये पेपर आपको फिर से तो नहीं करना है। आपको इस पेपर में जितना भी आता है, जितना भी आप लिख सकते हैं, मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने की कोशिश कीजिए, लेकिन वर्ड लिमिट के साथ। ऐसा ना हो कि आप पहले 2 या 3 क्वेश्चन में इतना टाइम दे दें कि आगे के क्वेश्चन आप कर ही ना पाए, टाइम ना बचे। इसलिए वर्ड लिमिट और पेज डिवीजन को आप पहले ही डिसाइड कर ले कि आपको कितने पेजेस, कितने क्वेश्चन किस क्वेश्चन में लिखने हैं। और हमेशा मेन बॉडी में उदाहरण ऐड जरूर कीजिएगा। एग्जाम्पल से जो एग्जामिनर है वो उसको लगता है कि आपको इसकी बहुत अच्छी नॉलेज है, आप इसमें बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी हो, उदाहरण वाली, एग्जाम्पल वाली या एग्जाम आंसर राइटिंग की, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आप इंटरेस्टिंग लिख सकते हैं या फिर जो भी आपको ठीक लगे फीडबैक आप दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक और बहुत अच्छे से एग्जाम करके आइएगा।